नमस्ते बच्चों, आज हम आपको पढ़ा रहे हैं नीलकंठ पाठ, जो कि 7वीं क्लास का 15वां पाठ है। आज हम इसका 4th पार्ट यानी चौथा भाग पढ़ा रहे हैं। महादेवी वर्मा द्वारा लिखित ये पाठ हमने आपको पहले पढ़ाया था। उसमें बताया था कि मोर की और मोरनी की बच्चे की क्रियाकलाप क्या क्या। मयूर कलाप्रिय और नील पक्षी है, ये आप सभी को मालूम है, और भारत का, हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी भी है। तो महादेवी वर्मा ने छोटे छोटे 2 बच्चे ला करके पाले थे घर में, तो उसके बारे में, उनकी क्रियाकलापों के बारे में हमने 3 पार्ट में पढ़ा था। आज हम बात कर लेते हैं। हालांकि कठिन शब्द बहुत सारे हैं, आप अपनी किताब में देखिए, पढ़िए, याद कीजिए, लेकिन कुछ हमने बोर्ड पे लिखे हैं और आपको बता देते हैं, बात कर लेते हैं। कलाप्रिय का मतलब जो कला से प्रेम करने वाला होता है उसको कलाप्रिय। कलाएं बहुत सारी होती है। सम का मतलब होता है संगीत में लय और ताल का जो विराम होता है उसको सम बोलते हैं, ठेका जिसका दिया जा सकता है। श्रेणी का मतलब होता है वर्ग, सतरंगी का मतलब होता है 7 रंगों वाला जो होता है वो सतरंगी होता है। विषधर कहते हैं बच्चों सांप को, और पल्लवित का मतलब पत्तों से परिपूर्ण जो चीज होती है उसे पल्लवित कहते हैं। बेमेल का मतलब होता है बिना मेल के। निश्चेष्ट का मतलब जो होता है जो चेष्टा नहीं करता है, चेष्टा रहित होता है। और दृष्टि का मतलब होता है नजर। विरल का मतलब हल्की। अधमरी का मतलब घायल। नका सकोरे का मतलब होता है एक स्थान का नाम है। और केका, केका कहते हैं बच्चों मोर की जो आवाज होती है उसको भी कहते हैं केका। तो हमने पढ़ा था मोर बड़ा ही कलाप्रिय और वीर पक्षी है, हिंसक मात्र बिल्कुल भी नहीं है। किसी से उसे बाज, चील आदि की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है। जिनका जीवन में क्रूर कर्म है। नीलकंठ में उसकी जातिगत विशेषताएं तो थी ही, उनका मानवीकरण भी हो गया था। मेघों की सावली छाया में अपने इंद्रधनुष के गुच्छे जैसे पंखों को मंडला करके, यानी मंडल बना करके जब वो नाचता था, उसका नृत्य लय और ताल के साथ रहता था, यानी सहजात रहता था, लय और ताल के साथ रहता था। आगे पीछे दाहिने बाहिने क्रम से घूमकर वह किसी भी अलक्ष्य संपर्क करके नाचता था। राधा नीलकंठ के समान नहीं नाच सकती थी, परंतु उसकी गति भी एक छंद, यानी एक छंद तो उसकी गति में रहता ही था। वह नृत्य मग्न नीलकंठ की दाईं ओर से पंख को छूती और वायु ओर निकल जाती, और वायु पंख को यदि स्पर्श करती तो दाईं ओर निकल जाती। इस प्रकार उसकी परिक्रमा में भी वह पूरा ताल और लय का परिचय मिलता था। बच्चों, नीलकंठ ने कैसे समझ लिया कि उसका नृत्य सबको बहुत अच्छा लगता है, ये तो उन्होंने नहीं बताया, परंतु अचानक एक दिन वह मेरे जालीघर में पहुंचते ही अपने झूले से उतर करके नीचे आया और पंखों का सतरंगी मंडलाकार छाता बना करके नृत्य की भंगिमा में मेरे सामने खड़ा हो गया। तब से ये नृत्य भंगिमा नित्य क्रिया बन गई। यानी जब भी मैं, लेखिका कहती है, जब भी मैं उसके जालीदार उस घर में जाती थी, वो दौड़ करके आता था और अपने पंख फैला करके मेरे सामने खड़ा हो जाता था, जिस प्रकार कोई अब उसको आदेश देने वाला हो कि बस नाच। प्राय मेरे साथ कोई ऐसी देशी विदेशी अतिथि भी पहुंच जाता था और नीलकंठ की मुद्रा को अपने प्रति सम्मान पूर्व समझ करके विस्मय विभूत हो जाता था। कई विदेशी महिलाओं ने उसे परफेक्ट जेंटलमैन की उपाधि भी दे डाली थी। जिस नुकीली पेनी छाँव से भयंकर विषधर को खंड खंड कर सकता था, उसी से मेरी हथेली पर रखे हुए भुने चने उठा करके बड़ी कोमलता से होले उठा करके खाता था कि हंसी भी आती थी और बड़ा विस्मय भी होता था। फलों के वृक्षों से अंतिम बार मैंने देखा तो अधिक और पुष्पित और पल्लवित वृक्ष पाते थे। उनको फलों वाले और फूल वाले वृक्ष बहुत ज़्यादा अच्छे लगते थे, वो उनके पास में जाकर के बैठ जाता था। नीलकंठ बसंत में जब आम के वृक्ष सुनहली मंजरियों से लग जाते थे, अशोक नए ताल और पल्लवों से ढक जाया करते थे,
तब जाली घर में वो इतना अस्थिर हो उठता था कि उसे मुझे बात छोड़ना ही पड़ता। बच्चों, नीलकंठ और राधा की सबसे प्रिय वस्तु यदि हम देखें, खाने पीने में देखें तो, लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं ऋतुओं की, तो उनको वर्षा ऋतु बहुत ज़्यादा पसंद थी। मेघों की उमड़ आने से पहले ही वो हवा में अपने सजल आहट पा लेते थे और वह अपनी मंद केका को अनुगूंज और गूंज तीव्रता से करते थे। केका कहते हैं मोर के बोलने की आवाज़ को। जब बादल गरजता, बिजली चमकती, बूंदों की झिरमिट होती, तो तेज गति से वो नाच करता और पंख फैला करके जब उसके मंदर मंदर केका के स्वर के साथ जो बारिश होती तो वो पूरा भीग जाता और भीगने के बाद में वो अपने पंख फैला करके अपने पंखों को हवा के जरिए सुखाता। कभी कभी दोनों एक दूसरे के पंखों से टपकने वाली बूंदों को चोंच में पी पी करके पंखों का गीलापन दूर करते। इस आंदोलन की रागिनी में बेमेल स्वर कैसे बज उठते थे, ये करुण कथा है। बच्चों, एक दिन मुझे, लेखिका कह रही है कि मुझे एक दिन काम से नखा सकोने से निकलना पड़ा, तो वह मियाँ से पहले के समान कार को रोक लिया। जिस प्रकार कोई पत्नी बाहर निकलती है, पति उसको रोक के पूछता ना कि कहाँ जा रही हो, उसी प्रकार किसी पिंजरे की ओर नहीं देखूंगी। यानी लेखिका ने संकल्प किया कि मैं अब किसी की पिंजरे की तरफ ध्यान नहीं दूंगी, लेकिन फिर भी मियाँ की गाड़ी बिरल और सफ़ेद डोरे के कान में बंदी ऐनक को अपने ही केंद्र का ध्यान का केंद्र माना। वह अपने बड़े मियाँ के पैरों के पास जो मोरनी पड़ी थी उसे अनदेखा करना ठीक नहीं समझा। मोरनी राधा के समान ही थी। मुझे मूल से बंधे दोनों पंजों की उंगलियां टूटकर इस प्रकार एकत्रित हो गई, वह खड़ी ही नहीं हो सकती थी। बड़े मियाँ की भाषण में फिर दौड़ने लगी। देखिए गुरुजी, कमबख्त बड़ा चिड़ी मार ने बेचारे का हाल किया। कभी कभी चिड़िया पकड़ी जाती, आप न आती तो उसी के सिर पर उसे पटक देता, पर आपस में अधमरी मोरनी ले जाने को कैसे रही। कहने का मतलब है, एक दिन मुझे किसी कार्य के बारे में लेखिका कह रही कि बाहर जाना पड़ा था। बड़े मियाँ ने पहले के समान कार को रोक लिया था। उसी प्रकार किसी पिंजरे की ओर नहीं देखूंगी, यह संकल्प करके मैंने बड़ी मियाँ की विरल दाढ़ी और सफ़ेद डोरे के कान से बंधे ऐनक को भी अपने ध्यान का केंद्र बनाया था। पर बड़े मियाँ के पैरों के पास जो मोरनी पड़ी थी उसे अनदेखा करना कठिन था। मोरनी राधा के समान थी। उसके मुंह से बंधे दोनों पंजों को की उंगलियां टूट करके इस प्रकार एकत्र हो गई थी कि वह खड़ी नहीं हो सकती थी। बड़े मियाँ ने भाषण में मेल फिर दौड़ने लगी। देखिए कमबख्त चिड़ी मार ने बेचारे का क्या हाल कर दिया। ऐसे कभी चिड़िया पकड़ी जाती है कि आप ना आई होती तो मैं उसी के सिर पर पटक देता, पर आपसे ये मेरी मोरनी ले जाने को कैसे कहूँ। लेखिका कहती है कि किसी भी कारण से मैं एक दिन बड़े मियाँ की दुकान वाले रास्ते में मुझे जाना पड़ा, तो लेखिका निश्चय कर चुकी कि अब की बार कोई भी उसकी दुकान से पक्षी नहीं खरीदेगी। लेकिन वहाँ जाकर के उन्होंने बड़े मियाँ के पास से देखा तो बड़े मियाँ ने आवाज़ दे दी और उसको एक और पक्षी थमा दिया। कहने का मतलब बच्चों, वो न चाह करके भी उसके मन में, यानी लेखिका के मन में इतना पक्षी के प्रति प्रेम था कि वो न चाहते में भी उसकी दुकान के सामने से निकलती तो या तो बड़े मियाँ उसको आवाज़ दे देते। बड़े मियाँ की बातों को सुनकर घायल मोरनी की अवस्था को देखकर लेखिका 7 रुपये दे करके उस घायल मोरनी को अपनी कार में बैठा करके ले आती है। अब उससे पढ़ने लिखने का कमरा एक बार दोबारा अस्पताल जैसा बन जाता है। घायल मोरनी की देखभाल, मरहम पट्टी होने लगती है। महीने भर की देखभाल के बाद मोरनी ठीक हो जाती है, परंतु उंगलियां टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। फलते में लगाकर चलती है। इस कारण उसका नाम भी कुब्जा रखा गया था। नाम के अनुरूप उसका स्वभाव भी टेढ़ा ही निकला था। कमरे में से वो निकल करके जाली में उसको पहुंचा दिया गया। अब नीलकंठ और राधा के साथ वो रहने लगा। अब कुब्जा उसके साथ एक ही दौड़ में मारने लगती। चोंच के मारे उसने राधा की कलंगी
डाली, पंख नीचे नोच डाले। कठिनाइयाँ ये थी कि नीलकंठ उससे दूर भागता था और वे उसके साथ रहना चाहती थी। न किसी जीव जंतु से उसकी भिन्नता थी, न किसी नीलकंठ के समीप आना चाहती थी। इसी बीच राधा ने अंडे दिए जिसको वह पंखों में छिपाए बैठा रहती थी। पता चला कि कुब्जा ने चोंच मार मार के राधा को वहाँ से धकेल दिया और अंडे फोड़ करके ठूंठ जैसे पैरों के नीचे छितरा दिए। इस कलह कोलाहल से और अधिक राधा की दूरी से बेचारे नीलकंठ की प्रसन्नता का अंत हो गया। नीलकंठ कई बार उस जाली के घर से निकल करके भागा। एक बार कई दिन भूखा प्यासा और आम की शाखाओं में छिपा बैठा रहा। वहाँ से बहुत पुचकार कर मैंने उसे उतारा। एक बार मैंने उसकी खिड़की के शेड में छिपा रहा। दोनों मेरे दाना देने के बाद में जब सदा की भांति पंखों को मंडला करके बना करके खड़ा हो जाता था, पर उसकी चाल में थकावट, आंखों में एक शून्यता रहती थी। अपनी अनुभवहीनता के कारण मैं आशा करती थी कि थोड़े दिनों बाद में सबका मेल हो जाएगा, सब प्रेम करने लगेंगे। अंत में 3-4 माह के बाद में एक दिन सवेरे जाकर देखा कि नीलकंठ पूंछ और पंख फैलाए धरती पर इस प्रकार बैठा हुआ जैसे खरगोश के बच्चों को पंखों से छिपा कर बैठता था। मेरे पुचकारने पर भी उसको संदेह नहीं हुआ था। वास्तव में नीलकंठ, अब मुझे ये लग रहा था कि नीलकंठ ये दुनिया छोड़ करके चला गया है। क्यों? उत्तर तो अभी नहीं मिल सका। न कोई बीमारी हुई, न उसके रंग बिरंगे फूलों के स्तब्ध जैसे शरीर में किसी चोट का निशान मिला था। मैं अपने शॉल में लपेट कर उसे संगम में ले गई। जब गंगा की धार के बीच में मैंने उसको प्रवाहित कर दिया। पर कुब्जा अलग थी। कुब्जा के साथ खोज ढूंढ प्रारंभ की मैंने। खोज में ये पाया कि जाली का दरवाजा खुलते ही बाहर निकल आती और आम, अशोक, कचनार आदि की शाखाओं में नीलकंठ को ढूंढती। एक दिन आम से उतरी थी कि कजली, जो कि अल्पेशियन कुत्ती है, वो सामने पड़ गई। स्वभाव के अनुसार अपनी कजली पर पीछों से प्रहार किया। संभवतः कजली के 2 दांत उसकी गर्दन पर लगे। इस प्रकार उसका कलह कोलाहल और द्वेष प्रेम भरा जीवन बचाया नहीं जा सकता। और इस प्रकार तीनों पक्षियों ने मुझे पक्षी की प्रकृति की विभिन्नता का परिचय दिया। मेरे लिए वो बहुत बड़ा महत्व था। लेखिका कहती है कि इस प्रकार धीरे धीरे वो पक्षी भी मेरे से दूर हो गए और इस प्रकार अपने प्रेम, पक्षी प्रेम के आधार पर लेखिका कहती है कि धीरे, हालांकि अपने को कोई सा भी पशु पक्षी कितना ही पाले, कितना भी ध्यान रखे, लेकिन जब उसकी मौत आनी है तो उसकी मौत अवश्य आएगी, उसको कोई नहीं रोक सकता। तो धीरे धीरे यहाँ उनका पक्षी प्रेम धीरे धीरे कम होता गया, क्योंकि महादेव ब्रह्मा नए नए पक्षी लाती, उनकी सेवा शुश्रूषा करती, लेकिन अंत में उसका जो प्रेम है वो पक्षियों के प्रति कम इसलिए हो जाता है कि वो उसके प्रति भावनात्मक रूप से जुड़ी हुई रहती है, फिर भी वो उसका साथ हमेशा हमेशा तक नहीं देते। तो आज हमारे 2-3 प्रश्न लिख लीजिए। प्रश्न नंबर 1 है, मोर मोरनी के नाम लेखिका ने किस आधार पर रखे थे? ठीक है। प्रश्न नंबर 2 लिखिए। घायल मोरनी का क्या नाम रखा? प्रश्न नंबर 3 लिखिए।
चौथा लिखिए। तो ये चारों प्रश्न बच्चों ने फिर से बोल करके सुनाए तो आप सुन करके या देख करके लिख सकते हैं। हमारा पहला प्रश्न है मोर मोरनी के नाम लेखिका ने किस आधार पे रखे थे। दूसरा प्रश्न है घायल मोरनी का क्या नाम रखा था। तीसरा प्रश्न है राधा के अंडे किसने फोड़े थे। और चौथा प्रश्न है अनुभवहीनता के कारण लेखिका क्या आशा करते थे। तो बच्चों ये महादेवी वर्मा द्वारा लिखित पाठ हमारा आज नीलकंठ खत्म हुआ। हमने इसको 4 पार्ट में धीरे धीरे आराम से पढ़ाने की कोशिश की। आप इसको एक बार घर पे आराम से पढ़िए और इसके बाकी के प्रश्न हैं हम वीडियो के माध्यम से अगले वीडियो में भेजेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।